अब वो बोल रहा है लेकिन जो पोल्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो बोल रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से जब ये पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं वाटर बॉडी में, तो जो यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते थे, अब वो बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो इसीलिए जो पोल्यूशन की वजह से जो यूट्रोफिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन या कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो कह रहा है नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक में स्पैन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। पोल्यूटेंट्स जो है फ्रॉम मैन्स एक्टिविटीज लाइक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है, और इसकी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं हम इसको, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर। अब वो बोल रहा है इसमें जो मेन है वो क्या है, नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स हैं, है ना। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे। अनसाइक्लिक स्कम, एक ऊपर जैसे काई सी जम जाती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर होगा। रॉबिंग द वाटर ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ कम कर देंगे। और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो वो क्या होगी, एक तरह से लेक में पॉइजन आ गया। होल पॉपुलेशन ऑफ फिश हुज decomposing remaining further depletes the DO कंटेंट। क्लियर। तो इसकी वजह से पूरी लेक जो है वो क्या हो जाएगी, चोक टू डेथ, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे डीओ कम होने की वजह से खत्म होने लगेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर है बच्चे। यस मैम। यस। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन आते हैं वो आते हैं थर्मल वेस्ट वाटर। देखो सीधी सी बात है, जब थर्मल पावर प्लांट से पानी जो आसपास जो भी उनके वाटर बॉडी होंगी थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्रीज के आसपास, तो वो जो गर्म पानी निकालेंगे वो कहाँ पर जाएगा, इस वाटर बॉडी में। अगर कोई टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए तो ये खतरनाक है, वो तो टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, उबलता हुआ पानी है, तो फिर वो क्या होगा, उसका डेथ ही हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडी जगह में ये प्रोसेस हो रही है जहां पे बहुत ठंडा पानी है, तो उनके लिए तो फायदेमंद है, उनको बढ़िया सही है, जैसे ऐसा लगेगा गीजर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर है के लिए सेंसिटिव है उनका नंबर तो कम कर देगा, मगर इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन कोल्ड एरियाज में जहाँ रहते हैं, तो वहां गर्म पानी जो है कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकता है, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनियस फ्लोरा एंड फौना। कुछ हद तक हेल्प करेगा, लेकिन ये बाद में तो क्या करेगा, डैमेज ही करता है टू द नेटिव फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। ठीक है, तो ये वाटर की बात हो गई है। अब इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये मैंने यहाँ चार्ट के फॉर्म में बता रखा है, इसको अपन समझ लेते हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई ये जो वेस्ट वाटर है इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए। तो यहाँ पर इन्होंने काम करा था, नॉर्थ ईस्ट कैलिफोर्निया की बात है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अरकाटा टाउन। ठीक है, अरकाटा टाउन के जो लोगों ने और जो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है उसके बायोलॉजिस्ट ने मिलकर ये क्या करा था, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट करा था। इसके अंदर इन्होंने 6 मार्शेस लिए थे। 6 मार्शेस का मतलब क्या होता है, जो दलदली एरिया है ना। 6 मार्शेस लिए थे जो कि 60 हेक्टेयर लैंड पर फैले हुए थे। क्लियर। 2 स्टेप्स में हुआ था। पहले स्टेप में तो कन्वेंशनल मेथड यूज करे, तो पहले स्टेप में तो क्या करे, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, है ना। जैसे वही जो अपन करते आए थे, याद है, पहले भी बताया था मैंने, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, तो ये तो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या करा, भाई देखो सीधी बात है, दलदली एरिया है तो वहां पे कुछ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे, बायोटिक एजेंट जैसे फंजाई, एल्गे, बैक्टीरिया। तो ये जो फंजाई, एल्गे, बैक्टीरिया हैं, ये किस रूप में काम करते हैं बेटा, इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स थे वाटर के अंदर, ये क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। 3 चीजों में हेल्प करेंगे ये, न्यूट्रलाइज करेंगे उसे, अब्सॉर्ब कर लेते हैं या एसिमिलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अब जो पानी, अब पहले तो पानी किससे आया, मार्शेस में, फिर ये 60 हेक्टेयर्स तक पानी क्या होगा, ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा। यहाँ पर जितने भी फंजाई, एल्गे, बैक्टीरिया है, पहले चरण में तो इन्होंने क्या करा, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन से हटा दिए पॉल्यूटेंट्स।
सेकंड में क्या हुआ, न्यूट्रलाइज कर दिया फंजाई एल्गे बैक्टीरिया ने, पॉल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। तो फाइनली अब जो वाटर इससे निकलेगा वो क्या होगा भाई, क्लीन वाटर। ठीक है, वो क्या होगा, क्लीन वाटर होगा। और इसकी जो देखभाल करते हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी जो देखभाल करते हैं उसको कहते हैं शॉर्ट में फोम, FOAM, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श। क्या कहते हैं इसको, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श। तो यहाँ पर इतने बड़े पैराग्राफ में जो समझा रखा है वो यही समझा रखा है, इसका पूरा केस स्टडी आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है बच्चे, इसके बाद आते हैं इकोसेन टॉयलेट्स। ये पाए जाते हैं केरला में और श्रीलंका में। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो फ्लशिंग में, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा की फ्लशिंग में जो पानी बहुत सारा यूं वेस्ट हो जाता है, तो अपन लोग जो होता है यहाँ पर, तो हम तो बिल्कुल क्लीन वाटर यूज करते हैं, उसमें भी काफी बार, जितनी बार आप फ्लश करते हो उतनी बार बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो वो कहता है कि जो ड्राई, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको आप एज अ मैन्योर यूज करो। ठीक है, मैन्योर यूज करो। अच्छा, एक चीज और कंसेप्ट आजकल आ गया है, अगर जो बड़ी सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में, तो आपने देखा भी होगा, जैसे कोई कोई एग्जीबिशन लगी होती है या कोई मेला लगा होता है, पास में क्या होता है, गाड़ी खड़ी रहती है, प्लास्टिक का अलग से बना रहता है, टॉयलेट फैसिलिटीज रहती है। तो आजकल है ई टॉयलेट्स, आप उसमें बकायदा पॉइंट डालोगे तो पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक है, ई टॉयलेट्स कहते हैं उनको। देखा है क्या किसी ने? Yes, ma'am. No, no. तो यहाँ पर वो बोल रहा है, ecological sanitation is a sustainable system for handling the humans। वो बोलता है excreta using dry composting toilet, this is practical, hygienic, efficient and cost effective solution to human waste disposal। The key point to note here is that with the composting method, human excreta can be recycled into a resource, natural fertilizer। ये क्या करता है, reduces the need for chemical fertilizer। आपको अलग से केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनको क्या कहते हैं, इको सेम टॉयलेट, जो कहाँ पर एप्लीकेबल है, केरला और श्रीलंका। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो है सॉलिड वेस्ट। देखो सॉलिड वेस्ट क्या है, एनीथिंग दैट गोज आउट, जो भी अपन कचरे में डाल देते हैं, दैट गोज आउट इन ट्रैश इज सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है, वेस्ट फ्रॉम द होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स दैट आर कलेक्टिवली एंड डिस्पोज्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। सुबह सुबह आ जाता है कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा निकाल आ जाता है, गाना गाते हुए, फिर सब अपने अपने कचरे के डिब्बे लेके लाइन से खड़े रहते हैं, होता है ऐसा? Yes, ma'am. देखो, पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि सॉइल पोल्यूशन किसे कहते हैं। तीन तरीके का होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लैंडस्केप। ठीक है, पॉजिटिव होता है जहां पर सॉइल की प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है ना, डायरेक्टली अफेक्ट द सॉइल। जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड आप करोगे तो केमिकल्स हैं, हेल्प को तो मारेगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि केमिकल्स आप ऐड कर रहे हो तो हो सकता है दूसरे इकोसिस्टम के लिए सही ना हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में क्या आती है, कमी आती है। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है सॉइल को। नेगेटिव जो होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट द सॉइल। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हो, एक ही लैंड पे बार बार उसी पे कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होने लगेंगे, लॉस्ट होने लगेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, इनडायरेक्टली डाल रहा है। फॉल्टी इरिगेशन, फॉल्टी इरिगेशन में क्या होता है बेटा, देखो इरिगेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, पानी भर जाएगा, है ना, पानी भर जाएगा तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो सैलिनिटी आएगी, आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स ही कट कर दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो एक तो होता है कि डायरेक्टली सॉइल अफेक्ट हो रही है, वो डायरेक्ट पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है। इनडायरेक्ट अफेक्ट आ रहा है सॉइल पे, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन है। तीसरा आता है लैंडस्केप या थर्ड पोल्यूशन। लैंडस्केप के अंदर क्या होता है, converts the fertile land into the barren areas, thereby giving the negative look।
जैसे आपने क्या करा, बिल्कुल अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमंस अपनी वजह से, अपने सेल्फिशनेस की वजह से क्या करेगा, बिल्कुल सब पेड़ वेड़ काट दिए, कर दिया। फिर जहाँ खाया वहां गए, अपन रैपर्स फेंक दिए, कैंस फेंक दिए, ग्लास पीसेस फेंक दिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, दैट इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है लॉन्ग रन में। अगर आप बात करो तो उसे लैंडस्केप या थर्ड पोल्यूशन कहते हैं अपन। ठीक है। Yes, ma'am. फिर इसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को, ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया, इसको अपन तीन कैटेगरीज में, चार कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, हॉस्पिटल और ई वेस्ट। ठीक है। अब म्युनिसिपल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखो, डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट, सबसे पहले क्या होगा, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कलेक्शन होता है, अपन कचरे के डब्बे में इकट्ठा करेंगे। फिर कचरे वाला आता है, वो क्या करता है, जो रैग पिकर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। वो क्या करेंगे, सॉर्टिंग करते हैं वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल। अगर बड़ी सिटीज होती है तो वहां पे आपने देखा होगा कि डस्टबिन के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उसपे क्या होता है, पहले ही सॉर्टिंग कर दी जाती है, ये वाला कचरा जो किचन वाला है, डोमेस्टिक वो अलग उस पे जाएगा, प्लास्टिक वाला अलग उस पे जाएगा। तो इस तरह से सॉर्टिंग होती है वहां पर। ठीक है। फिर इस वेस्ट को कहाँ ट्रांसपोर्ट करा जाता है, जिस साइट पर ले जाना है, और वहां जाके इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद बताया है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देखो, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या आता है, रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग। तो जो मटेरियल रिसाइक्लेबल है, रैक पिकर्स का गेन यहाँ पर रोल आ गया, कबाड़ी वाले का, है ना, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो जो रिसाइक्लेबल है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दिया जाएगा, जो बायोडिग्रेडेबल है वो नेचुरली क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाएगा। दूसरा वो बोलता है सोर्स रिडक्शन, आप जहां तक पॉसिबल हो जो कचरा है वो कम करोगे। ठीक ठीक है। सोर्स रिडक्शन मतलब जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसको कम करना है। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट है, तो अब आप जैसे वेजिटेबल पील्स है, या फिर आप फ्रूट पील्स है, तो उनको आप क्या है, एनिमल्स को भी दे सकते हैं बाहर, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सोर्स का रिडक्शन। फिर आता है ये जस्ट बर्निंग। कोई जो वेस्ट होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट में मैंने क्या बताया कि यहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, तो डिजीज फैला सकते हैं। तो इनको क्या कर दिया जाता है, जनरली बर्न कर दिया जाता है। अब ये दो तरह से होगा, इंसिनरेशन जो होती है वो एरोबिक कंबस्शन होता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एवरेज ये मैंने जनरल लिखा है, हो सकता है 850 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। पायरोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो एनएरोबिक हीटिंग होती है, यहाँ पर ये होती है 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोनों में बर्न कर दिया जाता है उसको। ठीक है। डंपिंग में क्या होता है, जैसे जो बड़ी सिटीज है उसमें अलग से, सिटी के बाहर एक अलग सा एरिया होता है, बहुत बड़ा सा लैंड होता है, वहाँ थोड़ा खड्डा, लो लाइन लैंड होता है, वो खड्डा सा कर देते हैं और उस पे जो भी कचरा ले जा रही है गाड़ी वो वहां डंप कर दिया जाता है, उसको कहते हैं लैंड फिल। ठीक है। अब लैंड फिल दो तरीके का होता है, एक में तो क्या करोगे, आप उसको ओपन रखोगे। ठीक है। ओपन रखा तो चांसेस ये रहते हैं मक्खी मच्छर और ये सारी चीजें वहां ज्यादा आएंगी, मंडराएंगी, तो उससे पैथोजन के फैलने का ज्यादा वो रहता है, डिजीज स्प्रेड होने का। तो इसीलिए सैनिटरी वे से अगर हम देखें, हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस कचरे को फिर मिट्टी से ही दबा दिया जाता है। ठीक है। तो एक तो जो खुले हुए लैंडफिल्स है वो कौन से हैं, ओपन लैंडफिल्स। और जब उसको अर्थ से, अर्थ यानी मिट्टी से दबा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है। तो ये चीज है आपके, ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये सारी चीजें यही थी है। दूसरा, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि अब क्या है, जूट बैग्स, पेपर बैग्स, इनका यूज होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें तो देखो, हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो तो हजार्डियस है। हजार्डियस मतलब हार्मफुल, क्योंकि उसमें डिसइंफेक्टेंट्स भी हैं, हार्मफुल केमिकल्स भी हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इसीलिए जनरली इनके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, इंसिनरेटर, बर्न कर दिया जाता है, वही सेफ मेथड है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। फिर आता है ई वेस्ट। ये तो कौन सा हो गया,
हॉस्पिटल वेस्ट। इसके बाद आता है ई वेस्ट। देखो जब हम ई वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई वेस्ट जितने भी अपने गैजेट्स हैं, जैसे पुराना मोबाइल खराब हो गया, पुराना चार्जर खराब हो गया, चल नहीं रहा है, रिपेयर भी नहीं हो सकता है, तो ये सब किसमें आते हैं? ई वेस्ट में। ठीक है। अब वो बोलता है जो ई वेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है वो है लैंडफिल में बरी करना या इसको इंसिनरेट कर देना। ठीक है। अब वो बोल रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना ई वेस्ट कहाँ भेज देती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया हो गया, है ना। तो जो ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ भेज दिया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अब यहाँ क्या होगा, इस वेस्ट में से मेटल्स, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है? रिकवर कर लिया जाता है जब रिसाइकल होता है। इसकी रिसाइकलिंग जब हो रही है तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ली जाती है। अब खास बात यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये चीज होती है थ्रू मशीन्स। ठीक है। जबकि इंडिया के अंदर क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स मैनुअल पार्टिसिपेशन। इंडिया के अंदर ये चीजों में कौन इन्वॉल्व है? डायरेक्ट मैन इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कोई चीज हजार्डियस हो, नुकसानदायक हो, तो इट एक्सपोज द वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ई-वेस्ट। तो recycling is the only solution for the treatment of e-waste provided it is carried out in an environment friendly manner. तो तीन चीजें बताई उसने, या तो आप उसको बरी कर दो, या फिर आप उसको बर्न कर दो, या फिर आप उसको क्या करो? रिसाइकलिंग कर दो। ठीक है। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो निकाल लिया जाएगा, बाकी का क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना किसका? सॉलिड वेस्ट का। अब सॉलिड वेस्ट में भी एक केस स्टडी है। केस स्टडी पे सब पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। एयर पोल्यूशन का मैंने सुबह बताया था आपको, एयर पोल्यूशन की केस स्टडी में क्या था? वो दिल्ली वाला था, सीएनजी था। ठीक है। फिर दूसरा अपन ने देखा वाटर पोल्यूशन में अरकाटा मार्च था। फिर तीसरा आता है अब सॉलिड वेस्ट पे। सॉलिड वेस्ट पे आता है प्लास्टिक वेस्ट का। प्लास्टिक वेस्ट में क्या आता है? अहमद खान। अहमद खान थे 57-year-old पर्सन। ये क्या बनाते थे? प्लास्टिक बैग्स बनाते थे। फिर इन्हें कुछ सालों बाद 20 साल तक इन्होंने यही काम करा। फिर 8 साल पहले मतलब इनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, प्लास्टिक तो क्या है? वेस्ट है ना। तो अपने को कुछ इस पे करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया? पहले तो ये ध्यान रख लो, अहमद खान 57 years old प्रोड्यूस प्लास्टिक सैक फॉर 20 years। 8 years पहले इनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या बनाया? पॉलीब्लेंड। ये इंपॉर्टेंट है, फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। ठीक है। और इन्होंने इस पॉलीब्लेंड का मिक्सचर किया किसके साथ? बिटुमेन के साथ। बिटुमेन बनाने में काम आता है, रोड बनती है इससे। तो नॉर्मली क्या देखते हैं? बरसातें आई, रोड बनी है, या सपोज अभी बरसात आई, एक दो बरसातों के बाद भी क्या होती है? रोड सारी टूट जाती है, बीच बीच में सारे खड्डे हो जाते हैं, है ना। अब पॉलीब्लेंड जब मिक्स करा गया बिटुमेन में तो ये पाया गया भाई रोड की लाइफ तो बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, बाय फैक्टर ऑफ 3। तो बाद में उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है यार। तो फिर इन्होंने बाद में प्लास्टिक रोड्स के नाम से ही रोड्स बनते हैं। ज्यादातर जो रोड्स है वो प्लास्टिक रोड है। तो पहले जो प्लास्टिक बिकता था 0.40 पर केजी के हिसाब से, रैट पिकर्स कबाड़ी वाले जो लेते थे, अब उनकी रेटें बढ़ गई। वो कितने में देते हैं? 6 रुपए में। ठीक है। और ये काम किसके थ्रू करा गया था? इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। अहमद खान proved that the blends of polyblend and bitumen when used by to lay roads enhance the bitumen's water repellent properties। उसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ा देती है, जल्दी खराब नहीं होती है, तो इंक्रीज द रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ। और इस तरह से अहमद खान ने करीबन 2002 तक मोर देन 40 किलोमीटर्स की रोड बना चुके हैं बैंगलोर में, और अब तो बहुत सारी बन गई। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. इसके बाद आता है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। देखो सीधी सी बात है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमको क्या करना था? प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ाना था। तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, ताकि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब वो बोल रहा है कि ये जो पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड है, फंजीसाइड्स है, आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज, लेकिन
चक्कर ये है कि ये टॉक्सिक नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये जिनको नुकसान पहुंचाना है, जिनको हटाना है, जो पर्टिकुलर फंजाई के लिए फंजीसाइड हो रहा है या पर्टिकुलर पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड हो रहा है, तो उसको तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये ह्यूमंस को और जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, क्लियर। इसीलिए हम किस पे स्विच करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। आजकल सारी चीजें कुछ भी प्योर नहीं है, आप चाहे फ्रूट्स देखो उनकी भी राइपनिंग क्या कराई जाती है, आर्टिफिशियली। कई बार ऐसा होता है फ्रूट जो है बाहर से तो बहुत अच्छा दिखेगा, घर लाते हैं उसको काटेंगे तो बिल्कुल रॉटन होता है ना। तो क्यों, क्योंकि कोई चीज प्योर नहीं है, सब चीज में केमिकल्स का यूज है, इसलिए कई लोग स्विच कर गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे केमिकल्स का यूज नहीं होता, ठीक है। नेचुरल वे में करी जाती है, खाद मैन्योर जो नेचुरल होते हैं वही फर्टिलाइजर्स इनके अंदर क्या करे जाते हैं, यूज करे जाते हैं। फिर इसका भी एक आता है, ये यहाँ पर दे रखा है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें नाम आता है रमेश चंद्र डागर का। किसका नाम आता है इसमें, रमेश चंद्र डागर का नाम आता है। ही वाज अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा में, फार्मर किसान है ये। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब चलाया था इन्होंने, जिसमें 500 जो किसान है इसके मेंबर्स हैं। इन्होंने कंसेप्ट चलाया था इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने बोला कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, सबका कुछ ना कुछ यूज है। तो साइक्लिकल होती है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, कोई वेस्ट नहीं है। यानी एक का वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट्स फॉर द अदर प्रोसेस। एक का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए कैसे काम आ जाएगा, रॉ मटेरियल के रूप में काम आ जाएगा। इससे क्या होता है, फायदा क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, ज्यादा। अब इन्होंने क्या करा देखो, इन्होंने रखी बीज, बहुत सारी चीजें इन्होंने एक साथ करी थी। बी कीपिंग करा, बी कीपिंग में हम पढ़ते हैं एपीकल्चर, पानी मिलता है। प्लस क्या होगा कि बीज किसमें हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा तो, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे उन्होंने गाय मवेशी भी रखे, कैटल्स रखी, तो वो क्या देंगी, मिल्क। तो मिल्क के लिए डेयरी मैनेजमेंट हो गया। फिर उनका जो गोबर होगा, उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो कंपोस्टिंग में काम आ गया, ठीक है। बारिश आई तो पानी इकट्ठा कर लिया, तो वो किस में काम आ गया, वाटर हार्वेस्टिंग में काम आ गया। जो गोबर था उससे क्या बन गई, बायोगैस बन गई, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो सारी चीजें इन्होंने क्या करा था, मतलब एक कहीं ना कहीं सब एक इंटरलिंक्ड है, कोई भी वेस्ट नहीं है, सबका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत जने इसको पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। मैम वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किए थे? वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं आप बताओ ना। एक तो रेन हार्वेस्टिंग भी तो होता है, होता है नहीं होता है। रेन वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है, पानी को इकट्ठा कर लेंगे, उसका यूज कर लेते हैं। मशीन के द्वारा मैम। जस्ट अ सेकंड। अब ये वाला तो हो गया, इसके बाद अपन आते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। इसके बाद अपन आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखो उसने बोला कि पहले ये माना जाता था जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो नॉन पोल्यूटिंग वे है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बाद में पाएगा कि नहीं भाई, इसके साथ तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसके साथ वो है लीकेज का। एक्सीडेंटल जो लीकेज होता है वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं एक्सीडेंटल लीकेज के, 3 माइल आइलैंड, ठीक है। 3 माइल आइलैंड का है, और दूसरा चेरनोबिल इंसिडेंट है यूक्रेन में। तो इन दोनों में क्या हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या हो गया था, लीकेज हो गया था, मेल्टिंग हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर का, लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे इस जगह पे।
तो एक तो लीकेज हो गया और दूसरा जो होता है वो है सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। इनका सेफ डिस्पोजल होना जरूरी है। अब कैसे ये अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो यहाँ पर इफेक्ट्स आ जाएंगे। इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट में बात करते हैं तो रेडिएशन दैट गिव्स ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। क्या कॉज करता है? म्यूटेशन बहुत हाई रेट पे। अगर हाई डोजेस हैं तो भाई ये क्या हो जाएगा, घातक ही, ये लीथल है। और लो डोजेस हैं तो ये अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स कॉज करेगा, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या है? कैंसर। इसके अलावा वो बोल रहा है कि मतलब ये ऐसा पोल्यूटेंट है जिसको बहुत केयर से क्या करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और जो रिकमेंडेड इसके लिए है फॉर द डिस्पोजल, वो क्या है रिकमेंडेशन, दैट इज स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट के बाद इसको कहाँ करना चाहिए डिस्पोज ऑफ? डन इन suitably shielded containers buried in the rocks about to 500 deep below the earth surface। तो ये इसका डिस्पोजल का मेथड बताया। 500 मीटर डीप जो है अर्थ के सरफेस में इसका क्या कर देना चाहिए, शील्डेड कंटेनर्स में डिस्पोजल। हालांकि बहुत लोग इस पे एग्री नहीं करते, वो मानते हैं कि नहीं तो भी नुकसान तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत पहुंचाएगा ही, लेकिन अभी तक जो मेथड अडॉप्टेड है वो यही है। और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीट में मिल जाएगा आपको पीवाईक्यू में, स्टेटमेंट पे आया है इस पे कि कौन सा मेथड है। 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, इसको क्या कर दिया जाएगा, रॉक्स में बरी कर दिया जाएगा। अब अपन आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ मुझे। अगर तुम्हें याद है, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बताया था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, हैव आई टोल्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट किसे कहते हैं बेटा? यानी कि मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो C3 प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है जब आप इसको ग्रीन हाउस में ग्रो करोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई ग्रीन हाउस है क्या, ग्रीन हाउस जो है has been derived from the phenomena that occurs in the green house। ठीक है, ग्रीन हाउस एक छोटा सा ग्लास हाउस होता है, ग्लास पैनल का बना हुआ होता है, जिसमें लाइट अंदर तो आती है लेकिन बाहर हीट नहीं निकल पाती। हीट क्या हो गई, ट्रैप हो गई है। और ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे बिल्कुल भरी गर्मी में मई जून में अपन गाड़ी कार पार्क कर देते ना धूप में, शेड में नहीं जगह मिली, पार्किंग नहीं मिला। अब उसके बाद जब अपन 2 घंटे बाद मॉल में शॉपिंग करके आते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल भट्टी की गर्म हो जाती है, तो AC चला के पहले तो 5 मिनट दरवाजे खोल के रखने पड़ते हैं। तो वही वाला इफेक्ट है सेम। देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म्स अप वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज बीन पार्क्ड इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। अब वो बोल रहा है जो ग्रीन हाउस है, देखो यूट्रोफिकेशन भी कैसी प्रोसेस थी, नेचुरल। ग्रीन हाउस भी कैसी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो जो हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो इसी की वजह से मेंटेन है, नहीं तो बहुत ठंडा होता है टेम्परेचर तो, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अब उसने बोला है यहाँ पर, you'll be surprised to know that without greenhouse gases effect average temperature of the earth's surface would have been chilly -18 degree rather than the present average 15 degree। जो अभी प्रेजेंट है एवरेज 15 डिग्री, उससे कहीं ज्यादा कम होता, चिली होता। तो मेन जो अपना टेम्परेचर मेंटेन है वो किस वजह से है, मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस।
फिर उसने लिखा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेस द आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर। अब ये होता कैसे है, तो उसने बताया है कि जो क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, ये अपना 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सम ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है, इसको गर्म कर रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वापस से रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब वो कह रहा है जो अर्थ एमिट करती है हीट, अब वो लाइट आई, हीटिंग हुआ, तो अब जो अर्थ एमिट करेगी हीट, ये किस फॉर्म में करती है, ये करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि यूनिवर्स से बाहर नहीं जा पाता, स्पेस से बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, और ये जो हीट है ये कौन ऑब्जर्व कर लेती है, गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, और वापस से इसको किस पे डालती हैं, पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये वापस से हीट अप होगी, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी वजह से हीटिंग इफेक्ट आएगा। अब यहाँ ये ध्यान रख लेना, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन बोला है ना, इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अर्थ जो अपनी एनर्जी री एमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसे क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। But part of it does not escape into space as it is absorbed by the greenhouse gases. फिर वो बोल रहा है कि the molecules of these gases radiate heat energy and a major part of these gases again come to the earth's surface heating it once again. ये साइकिल बहुत बार क्या होती है, रिपीट होती है। फिर उसने बोला है यहाँ पर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस के लिए। यहाँ पर ये जो चार्ट है इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2। अब वो कह रहा है कि भाई अब ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले तो इसने बताया है ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी में टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना बढ़ गया है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और लास्ट थ्री डेकेड्स के अंदर है ये, scientists believe that this rise in temperature is leading to deleterious changes in the environment resulting in odd climatic conditions like the El Nino effect। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एल नीनो इफेक्ट, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसका वार्मर, वो वार्म हो जाता है, उसका वाटर जो है वो वार्म हो जाएगा, और ये वार्म वाटर कहाँ बहेगा, किसकी तरफ, इक्वेडोर और पेरू की तरफ। और इसकी वजह से पूरे दुनिया में हर एक 5 से 8 साल के अंदर करीबन होता है ये, और इसके अंदर क्या होगा, पूरा जो वर्ल्ड है उसका एनवायरनमेंट जो है, उसके जो क्लाइमेट है उसके अंदर क्या आते हैं, बड़े अजीब से ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, है ना, हिमालयन स्नो कैप्स, धीरे धीरे बर्फ जो है पहाड़ों पर वो पिघलने लगेगी, पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी तो कहाँ आएगी, नीचे, समुद्र में। और समुद्र का लेवल क्या होगा, जब पिघल के बर्फ समुद्र में आएगी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो वहाँ कोस्टल एरियाज हैं वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे डूबने लगेंगे। तो वही बताया, ओवर मैनी इयर्स दिस विल रिजल्ट इन अ राइज इन द सी लेवल, वो क्या कर देगा, सबमर्ज मैनी कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो वो कह रहा है इस पे बहुत ध्यान देना है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी करा गया था, एक ट्रीटी पास करी गई थी जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, दिसंबर 1997 में। ये था कॉन्फ्रेंस सीओपी, COP3 में करी गई थी। COP3 होता है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं, CCC। ठीक है,
और उसमें ये देखते हैं भाई एनवायरमेंट कैसा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेजर्स लेने चाहिए, जो भी इशू है इससे रिलेटेड वो उससे क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब वो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ इसने पूछा भाई क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा इशू है, कैसे कंट्रोल करें। तो पहला उसने बताया कटिंग डाउन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, आप जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो उसमें थोड़ी कमी करें। ठीक है, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, एनर्जी यूसेज का एफिशिएंसी बढ़ाइए। ठीक है, रेड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कम करना है क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं, फिक्सेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लांटिंग ट्रीज, प्लांट करोगे ट्रीज तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सीक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा। सीक्वेस्ट्रेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाहित करते हैं। एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर है, ये इसका आंसर है और ये दे रखा है क्वेश्चन। क्लियर है बेटा यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन आते हैं, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वो है ओजोन डिप्लीशन। देखो इसको मैं अगर बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है भाई, ओजोन अगर आपको ध्यान हो तो एक होती है गुड ओजोन। गुड ओजोन कहाँ पर मौजूद होती है, स्ट्रेटोस्फियर में। एक होती है बैड ओजोन, ये कहाँ पर मौजूद होती है, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, अब वो कह रहा है गुड ओजोन, अपन जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, है ना। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसमें भी हमने देखा था कि जो UVB है उसमें से ज्यादातर क्या है, हार्मफुल है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, ये स्किन कैंसर कॉज करेंगी, है ना। उसके अलावा क्या करती हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, म्यूटेशंस, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, गुड ओजोन। तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो इनको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, ओजोन, गुड ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, लेकिन कुछ जो ह्यूमन बींग्स है, अगेन ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये क्या यूज करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, अब देखो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर जो है ओजोन का बनना और टूटना एक बैलेंस्ड वे में चलता है। ठीक है, ओजोन का बनना और टूटना एक बैलेंस्ड वे में चलता है। लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए तो ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर ओजोन का, गुड ओजोन का डिग्रेडेशन होने लग जाता है। और जब इसका डिग्रेडेशन होने लगता है तो ओजोन की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो पतली हो जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। ये कहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है, अंटार्कटिक रीजन में। तो ये ओजोन की जो थिकनेस है इसको जो अपन मेजर करते हैं वो करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में। किसमें करते हैं, डॉप्सन यूनिट्स में। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको क्या कर देंगे बेटा, थिन कर देंगे, तो ये हार्मफुल है इसलिए अब इनको बैन कर दिया गया है। ये जेट एयरप्लेन्स में निकलते हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके का चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें क्लोरीन रिलीज होता है। और ये क्लोरीन खुद तो यूज नहीं होगा लेकिन एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, तो एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यही चीजें बता रखी हैं। अब आप देखो यहाँ पर, गुड ओजोन ऑल्सो नोन फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर एक्ट एज शील्ड अब्सॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यूवी रेस इंजीरियस है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि DNA और प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अब्सॉर्ब यूवी रेस एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स जो है DNA प्रोटीन्स के उसको ये ब्रेक कर देता है। जो थिकनेस है ओजोन की
वो किस में मेजर होती है, इज मेजर्ड इन द डॉप्सन यूनिट, कैपिटल DU याद रखना है। जबकि अगर साउंड की बात करें तो हमने किसकी बात करी थी, डेसिबल की। ठीक है। Ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in stratosphere. मतलब इसका बनना और टूटना चलता रहेगा एक बैलेंस्ड वे में। There should be a balance between the production and degradation. ठीक है, लेकिन ये बैलेंस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? The balance is disrupted by the ozone degradation by chlorofluorocarbon. अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करे, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज हो रहे हैं। ये जब रिलीज करे जाते हैं तो दे मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पर ये क्या करते हैं, क्लोरीन को रिलीज करते हैं। तो क्लोरीन क्या कर देगी, मॉलिक्यूलर ये जो ओजोन है इसको क्या करती है, डिग्रेड कर देती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जबकि खुद कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट आता है इसका ओजोन की परत पे। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यूवी रेस के प्रेजेंस में क्या बनाया है इसने, क्लोरीन। फिर वापस से डिग्रेड होके फिर बनाया क्लोरीन। ये क्लोरीन ओजोन के साथ काम करता है और क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर ये वापस ये रेडिकल क्या होगा, ओजोन के साथ काम करेगा, फिर क्या निकालेगा, फिर ऑक्सीजन। तो ये ओजोन की जो परत है वो पतली होती जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। Although ozone depletion is occurring widely in stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctic region. इसकी वजह से लार्ज एरिया में क्या होता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। UV radiation of wavelength shorter than UVB are completely absorbed by the Earth's atmosphere. ठीक है, कब होगा ये पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब ओजोन लेयर क्या है, इंटैक्ट है। लेकिन UVB डैमेजेस द DNA एंड म्यूटेशन अकर्स। क्या करता है ये, इफेक्ट ऑफ UV रेज है, इफेक्ट ऑफ UV रेज। इफेक्ट ऑफ UV रेज में क्या कह रहा है, एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन, स्किन कैंसर, ह्यूमन आई कॉर्निया absorb UV radiation, high dose UVB causes inflammation of cornea यानी स्लो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट एक्सेट्रा। तो ये इफेक्ट ऑफ UV रेज है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर तो कौन सी प्रोटोकॉल थी भाई, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इनको कहते हैं ODS, उसको कम करने के लिए एक और प्रोटोकॉल साइन करी गई थी जिसे कहते हैं मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। तो इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉनेट्रियल कनाडा इन 1987, जो कब इफेक्टिव हुई, 89 में, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है मैम। एक मिनट, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज, ये कर लेना बेटा, आज ही कर ले, खत्म हो जाएगा चैप्टर। Yes, ma'am. यस मैम, कर लीजिए। या फिर आपका हो तो फिर कल तो आपका टेस्ट है, तो फिर परसों हो पाएगा, जैसे आपको, मैम कर लीजिए कंटिन्यू। है ना। अब नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या बोलता है, इसमें वो बोल रहा है कि भाई देखो, जो डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, कहना था नॉट जस्ट बाय एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स बट आल्सो इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वो कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो भी हम ये कहेंगे ना कि वो डिग्रेड हो रहे हैं एक तरह से।
पोल्यूटेंट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो बोलता है कि सबसे पहला आता है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। इसमें उसने क्या बोला है, देखो जो फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है, टेक सेंचुरीज, इसके बनने में तो हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन आसानी से रिमूव कर दी जाती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है? ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, ग्रेजिंग ज्यादा कराओगे तो भी न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगेंगे, और जब वेजिटेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आसानी से सॉइल इरोजन होगा। पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी तो वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। ओवर कल्टिवेशन करोगे तो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन एरिड पैचेस, छोटे छोटे से एरिड पैचेस बन जाते हैं, और जब ये पैचेस मीट आउट करते हैं तो क्या बन जाता है, डेजर्ट्स। So when large barren patches extend and meet over time, the desert is created. Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. क्योंकि forest क्या करे जा रहे हैं, कट करे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। देखो वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब पानी खेतों में भर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है। अब जब वाटर लॉगिंग होता है तो क्या होगा, जो सॉइल के अंदर सॉल्ट था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ जमा होने लग जाएगा, धीरे धीरे वो जमा होने लग जाता है रूट की सरफेस पे उसकी सतह पर। और इसकी वजह से जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली रिस्पायर नहीं कर पाती। जब रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी का कंडीशन किसकी वजह से आया, मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो इसने बोला इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग। Besides affecting the crops, waterlogging draws salt to the surface of the soil. The salt then is deposited किस रूप में होगा, एक क्रस्ट के रूप में लैंड सरफेस पे जमा हो जाता है एंड एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इसकी वजह से सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो रही है, सैलिनिटी। और सलाइन सेल को हमेशा, जो सलाइन सॉइल होगी वो क्या होगी, उसकी रूट्स जो है प्रॉपरली रिस्पायर नहीं कर पाती हैं, तो वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होगा, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी अफेक्टेड। इसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड वन। आपने पेड़ काट दिए हैं, फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या कहलाएगा, ये डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो पहले ये लॉस था वो कितना था, पहले जो फॉरेस्ट कवर था वो 40% था। ठीक है, have been नहीं सॉरी, according to estimate 40% forests have been lost in the tropics। 40% लॉस हुआ है ट्रॉपिक्स के अंदर फॉरेस्ट का, और 1% इन द टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये तो उसने क्या बताया है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया, लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है भाई वो तो बहुत बुरी स्थिति है। वो कह रहा है जो 20th सेंचुरी में, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में फॉरेस्ट कवर कितना था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में फॉरेस्ट कवर कितना था भाई, 30%। ठीक है, और यही एंड ऑफ 20th सेंचुरी तक कितना रह गया, डेटा पे क्वेश्चन आते हैं, एंड ऑफ 20th सेंचुरी कितना रह गया भाई फॉरेस्ट कवर, 21.54%।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी याद रख लेना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग वो कहता है इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर कहाँ होना चाहिए, प्लेन्स में, और 67% कहाँ होना चाहिए, हिल्स में। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ध्यान रख लेना, ईयर भी ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये डेटा जो है ना, जहां भी डेटा दे रखा है फॉरेस्ट कवर का, क्लियर है यहाँ तक? पहले कितना था, बाद में कितना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इसके बाद उसने यहाँ बताया है, क्वेश्चन पूछा है एक, भाई हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर। इसका सबसे पहला जो रीजन आता है, द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। दूसरा क्या बोला है उसने, ट्रीज जो है वो कट होते हैं फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रैंचिंग, फॉर सेवरल अदर पर्पसेस। और तीसरा रीजन जो है इसका वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो कि कहाँ पे पाया जाता है बच्चे, मेनली कॉमन है ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना इंडिया का, वहां पर मिलेगा स्लैश एंड बर्न, इसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। झूम कल्टीवेशन के अंदर क्या हुआ, सपोज उन्होंने एक लैंड लिया, ठीक है, एक लैंड लिया, इस लैंड पे क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करने के बाद क्या करते हैं ये, उसको हार्वेस्ट करा, हार्वेस्ट करने के बाद जो बचा कुचा जो वेस्ट होता है उसको जला देंगे, ठीक है, फिर दूसरे लैंड पे मूव कर जाएंगे, है ना। इस तरह से जैसे 5 लैंड है सपोज, तो पहले दूसरे पे करे, फिर उसको जला दिया, फिर तीसरे पे करे, फिर चौथे पे करे, फिर 5वें पे करे, फिर लौट के फिर कहाँ हो जाते हैं, फर्स्ट लैंड पे। तो बाय द टाइम वो फर्स्ट लैंड पे आते हैं तो वो फर्स्ट लैंड रिकवर कर जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब तक वो लौट के आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो सॉइल है वो क्या होती जा रही है, इनफर्टाइल, ठीक है। तो इसने यही बोला है, देखो आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल इयर्स सो एज टू अलाउ रिकवरी, द फार्मर्स देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस। अर्लियर डेज में झूम कल्टीवेशन वाज इन प्रेवलेंस, इनफ टाइम गैप वाज गिवन सो दैट द लैंड कैन रिकवर। पहले इतना गैप दिया जाता था कि वो लैंड रिकवर हो जाए, है ना, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन। लेकिन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो ये जो टाइम गैप है और रिकवरी फेज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब कम होता जा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स तो डिप्लीट हो गए उस सॉइल में से, तो वो सॉइल धीरे धीरे क्या होने लगेगी, प्रोडक्टिविटी उसकी डाउन जाने लगेगी, तो इट रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं इसके, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पूरा चल रहा है। What are the consequences of deforestation? Consequences क्या है डिफॉरेस्टेशन के, सबसे पहला तो यही है भैया, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो मेजर इफेक्ट्स जो है इस enhanced CO2 concentration in atmosphere because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation। पहला मेन रीजन तो यही है। दूसरा क्या कहता है, इट ऑल्सो कॉजेस, क्योंकि आपने क्या करा, मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आपने उसका घर ही खत्म कर दिया तो वो तो प्रजाति वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फिर इसके वजह से और क्या होता है, पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। और क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन। और क्या होगा, धीरे धीरे यही चलता रहा तो इट विल लीड टू desertification. So these are the consequences of the deforestation. Deforestation क्या है, conversion of the forest area into non-forest area, ठीक है। फिर आता है reforestation. Reforestation क्या है, just the reverse of deforestation. तो यहाँ क्या होगा, the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of, जो पहले कभी था लेकिन किसी वजह से वो हटा दिया, वहां पर क्या है, हटा दिया गया था। अब वापस से उस फॉरेस्ट को हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ठीक है। में अगर नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, या तो ये अपने आप होता है या फिर हम अगर प्लांटिंग ट्रीज की करते हैं तो उससे ये स्पीड अप हो जाता है। वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am.
अब लास्ट ma'am. बचा है इसके अंदर केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसको आप 3 में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसके अंदर एग्जाम्पल केस आता है वो आता है अमृता देवी का। एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो आता है ये तो अमृता देवी वाला ही है। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट का या अमृता देवी का है। और थर्ड जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ क्या है, पहले 1731 की बात है कि यहाँ राजा था जोधपुर का राजस्थान में। इन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला वुड अरेंज करो, मुझे तो नया महल बनवाना है, मुझे तो लकड़ी से ही बनवाना है। उसके सारे सोल्जर्स को उसने भेज दिया। अब वहां पे रहते थे विश्नोई। तो एक विश्नोई लेडी थी जिसका नाम था अमृता देवी, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज बताया और उन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं पहले आप मुझे काटो, मैं आपको ट्रीज को तो नहीं काटने दूंगी। तो इन्होंने क्या करा, हट जा भाई कि भाई मेरे हमारे तो राजा का हुक्म है, तो उसको नहीं हटी तो उनको ही काट दिया गया था। ये ऑर्डर करा कि भाई आप काट दो उसको। द ट्री मैटर्ड मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ। उसकी लाइफ से ज्यादा उसके लिए पेड़ों की इंपॉर्टेंस थी। किंग्स मैन डिड नॉट हीड हर प्लेयर्स एंड कट डाउन द ट्री अलोंग विद अमृता देवी। इसी तरह से बहुत हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई और उसकी डॉटर्स ने भी अपनी जान गंवा दी इन ऑर्डर टू सेव द ट्रीज। और गवर्नमेंट ने उनका इस सैक्रिफाइस के लिए कि भाई उन्होंने कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को अपनी जान दे दी, इसके लिए एक अवार्ड दिया गया है जिसे कहते हैं अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये उन इंडिविजुअल्स को या उन कम्युनिटीज को दिया जाता है जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन में डेडिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना है अमृता देवी बिश्नोई का एग्जाम्पल। बोल बेटा। मैम सॉरी बीच में बोल रही हूँ। वो 21st को जो एग्ज़ाम फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, वो एग्ज़ाम कहाँ शो हो रहा है? कौन सा वाला? वो 21st ऑनलाइन वाला 4 को है, इनको ये बोल रहा हूँ। क्या कर रही हो बेटा, तुम्हारी वॉइस ही क्लियर नहीं है। मैम 21st को जो फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है वो एग्ज़ाम कहाँ शो हो रहा है? उन्होंने शायद ऑनलाइन का तो अलग बोला था ना बेटा, ऑनलाइन वाली तो बाद में स्टार्ट होगी। मैं एक बार सर से पूछ लूंगी। ओके आप एक Yes, बार ma'am. विकास 4th सर April से, से शुरू आप होगी। मेरी बात सुनो, आप मैम विकास सर 4 से बात अप्रैल करो। से है। क्या चीज? 4 अप्रैल से मैम शेड्यूल भी आ गया। क्या कह रही है बेटा? 4 अप्रैल से मैम ऑनलाइन वाला। आप एक बार विकास सर से बात कर लो बेटा डायरेक्ट, है ना? ओके तो मैम, वो आपको क्लैरिटी थैंक दे यू। देंगे, है ना? क्योंकि मैं इधर उधर से वो इंफॉर्मेशन पूरी डिस्पर्स हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप एक बार या तो शीतल सर से बात कर लो, आपके पास उनका नंबर है तो, नहीं तो विकास सर से बात कर लो, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे। ठीक है, जी मैम। तो ये तो हो गया अमृता देवी बिश्नोई वाला। सेकंड आता है गढ़वाल्स का था ये, दैट इज द चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है इसमें, नाम सुना है? 1974 में लोगों ने क्या करा था, जो Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्टर थे वो पेड़ काटने आए तो उन्होंने क्या करा, इसको हक कर लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप पेड़ नहीं काटेंगे, और इसके लिए उनको क्या करा गया था, बहुत इनकरेज करा गया था पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। bravery in protecting the trees from the acts of contractors by hugging them, people all over the world have acclaimed the चिपको मूवमेंट। ऐसा ही साउथ में भी चला था, पांडुराम हेगड़े ने करा था, उसको कहते हैं एपिको मूवमेंट। साउथ में भी चला था, उसको कहते हैं एपिको मूवमेंट। उसके बाद आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये कहता है कि भाई देखो, आपने देखा होगा कई आदिवासी लोग जो होते हैं ना, वो जंगल नहीं रहता, उसके आसपास ही रहते हैं, तो उसकी देखभाल भी करते हैं, है ना, और उसको कंजर्व करने में भी मदद करते हैं।
और वहीं रहेंगे, उसके थोड़े बहुत प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स है, रेजिन है वगैरह, उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था कि ये एक कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। उन्होंने बोला कि भाई टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज, उन कम्युनिटीज के साथ ही उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, कंजर्व करो फॉरेस्ट को, और बदले में आप इसकी सर्विसेज ले सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, जैसे फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो कंजर्व हो पाएंगे इन अ सस्टेनेबल मैनर। इसको कहा जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इससे कंफ्यूज मत होना, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में है, ये है 1980 में हुआ था। और एक अपना वो था ना, कहाँ गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये है 1988 में। उसने तो ये बताया था कि कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए प्लेन्स और हिल्स में। 88 की है वो, जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो 1980 में है। क्लियर है बच्चे? तो दिस इज डन। So your botany syllabus is finished. Finally clapping हो रही है। अब अपनी शक्ल दिखा दो मुझे आखिरी बार सब। आ जाओ। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ऑल द बेस्ट। खुश रहो, खूब मेहनत करना, है ना। तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। और घबराना मत, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं। स्टे पॉजिटिव, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हेलो, कितना तुम, बहुत खुश हुई मुझे तुमसे मिलके दीपाली। ओके, तो इफ यू हैव एनी मैम स्क्रीन प्रॉब्लम यू शेयरिंग कैन हटाइए, कॉन्टैक्ट। क्या चीज? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हटाइए, सबका कैमरा ऑन करवाइए। हटा रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग। आ जाओ भाई, सब कैमरा ऑन करो, लेट मी सी यू 1 to 1। कहाँ गए? ये सब ऐसे ही हैं, दुष्ट हैं ये, दुष्ट। अंजलि, गोपाली, खुशी, यस, कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो खुशी, गुड। समीक्षा, श्रुति, हर्षनी, सुष्मिता, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैम किसी का अच्छी तो चल सो रही ही है नहीं हो मैम। रहा। कहीं नहीं सुनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। या तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पार्टिसिपेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, आएंगे तो कम। हेलो झलक। हो गया मैम काम। हेलो मैम। हाँ मैं कह रही हूँ ना, वो कम हो जाएंगे। चलो भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, अगर हो सकता है मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर लूंगी, मैम जैसे आपके भी होगा। मैसेज सीन ही नहीं होते हैं। तीन ही नहीं होते? अरे बहुत सारे ग्रुप में, यस अगर तुम मैम। देखोगी ना मेरा व्हाट्सएप का, तो बहुत सारी लाइन लगी हुई है। तो वो क्या होता है, कई बार जो ग्रुप के मैसेजेस है ऊपर चले जाते हैं, तो वो तुम्हारे नीचे चल जाते हैं मैसेज। तो मैं ऐसा करा करो, दोबारा भेज देना, और अपना नाम और बैच जरूर भेजना, तो मैं नंबर सेव कर लूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, थैंक यू कोई मैम। भी दिक्कत हो पूछ लेना। माय ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। Our थैंक यू। बाय syllabus मैम। is Thank you, ma'am. finished. Thank you, ma'am. Thank you, बच्चे, thank you.